दांतों की सड़न हमारा जैसे कि हम देखें कि दांतों में कालापन या काला धब्बा जैसे दिखाई देता है, वह सड़न है एक तरह से, जैसे हम डेंटल कैरीज कहते हैं। मगर कैसे होता है इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। जैसे आप देखें कि जैसे हम लोग दांतों की हमारी बनावट और दांतों का अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि जिसमें कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो फंस जाती है दांतों के बीच में या दांतों के अंदर या दांतों के ऊपर। तो हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया इस तरह से रहते हैं हमारे, जो उस खाने के ऊपर अटैक करते हैं, और जैसे कि खाने के ऊपर अटैक करते हैं तो बाद में वो सड़न जैसे हम बोलते हैं, और जिसे हम बोलते हैं कि एसिड बनना, तो वो एसिड बन जाता है और एसिड ही बार बार दांतों की परतों के ऊपर अटैक करता है। जैसे कि हम परत देखें कौन कौन सी होती हैं, ऊपर हमारी सफ़ेद रंग की जो हम दिखाई देती है उसे इनेमल बोलते हैं हम, उसके नीचे हमारी होती है वो डेंटिन होती है, उसके नीचे अंदर जो होता है वो पल्प होता है, सबसे सॉफ्ट स्ट्रक्चर हमारा पल्प होता है। तो दांतों का जो सड़न जो हो गया हमारा, बार बार जैसे अटैक होता रहता है, खाना में बात खाते रहते हैं, बच्चे से चॉकलेट वगैरह खाते रहते हैं, तो उसको हमारा अटैक बार बार होता है तो बाद में वो उसका रूप ले लेता है, जैसे कैरीज का रूप ले लेता है, जो कि एक गड्ढा बन जाता है जैसे। तो वो कालापन धब्बापन जो दांतों में काला गड्ढा हो जाता है, तो वो एक तरह से सड़न है। इसकी वजह से समस्या देखा जाए तो कैरीज हुई, अगर उसको निजात नहीं किया गया, अगर उसका इलाज नहीं किया गया, तो वो कैरीज अंदर वाली जो लेयर है, जैसे कि हम कहते हैं कि पल्प, वहाँ तक पहुँच गया तो आपको दर्द होगा। दर्द होगा जिसकी वजह से क्या है कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ सकता है। गांव में इस तरह से पहले के ज़माने में देखा जाए तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट इतना नहीं था चलन में, तो गांव में दांत निकाल दिए जाते थे। मगर आज की डेट में हमारे पास रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, उससे दांतों को बचाया जा सकता है। उसमें होता क्या है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इसमें दांतों की जो नस है बेसिकली उसको निकाल के उसकी जगह दांत से कंपेटेबल मटेरियल भर दिया जाता है, जैसे हम गट्टा पर्चा बोलते हैं या ZOE, इसके थ्रू भर दिया जाता है। दांतों में गड्ढापन कालापन दिखाई देता है। अगर बहुत ज़्यादा डीप कैरी गड्ढा है तो रात में सोते समय भी भयंकर पेन होता है, और कभी कभी ये लंबा अगर और आगे फैल जाए तो दांतों की जो जड़ें होती हैं उसके अंदर पस बना लेता है, उसके अंदर सिस्ट बना लेता है, उसके अंदर ग्रैनुलमा बना लेता है, जो कि ज़्यादा पेनफुल है, और समटाइम्स ये स्वेलिंग में भी कन्वर्ट हो सकता है। कैरीज को अगर देखा जाए, सड़न को देखा जाए, शुरुआती सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरुआती स्टेज में अगर पकड़ में आ जाए, जैसे कि हम दांतों का मुंह का अगर चेकअप करते हैं, पेरेंट्स अपने शीशे के सामने खड़े होकर बच्चों का, पेरेंट्स अपना चेकअप करते हैं और बच्चों की मुंह खुलवा के अगर चेकअप करते हैं, कोई काला धब्बा है और अगर कोई पेन भी नहीं है तो उसे इमीडिएटली भरवा लें। आज की डेट में दांत के कलर के मटेरियल आ गए हैं जिससे हम भर सकते हैं। और अगर ये बहुत डीप चला गया है, उसका रूट कैनाल कर सकते हैं। रूट कैनाल कारगर है। रूट कैनाल के बाद जब भी रूट कैनाल कराएं उसके बाद उसका कैपिंग जरूर कराएं, बिना कैपिंग के वो ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं है। इस तरह समझ लीजिए कोई पेड़ है और पेड़ के अंदर पानी की सप्लाई नहीं है तो वो एक तरह से ब्रिटल हो जाता है। तो ऐसे ही कभी भी अगर आप क्राउन नहीं लगवाएंगे, रूट कैनाल ट्रीटमेंट में अगर कोई हैवी फोर्स पड़ा तो वो टूट जाएगा, वो फिर आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक तरह से बेकार हो जाएगा। तो कैप चढ़वाना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। रूट कैनाल की ज़रूरत तो वही है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि रूट कैनाल में जैसे कि दांत अगर कैरीज अगर बहुत डीप हो गई है और पल्प तक पहुंच गई है तो उसमें रूट कैनाल ही ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि आज की डेट में सिंगल सिटिंग रूट कैनाल भी होती है, जो कि दांत के ऊपर डिपेंड करती है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है तो वो सिंगल सिटिंग हो जाएगी, अगर इन्फेक्टेड है तो इट विल टेक टाइम। इसके बावजूद भी जैसे कि पूरा स्ट्रक्चर गायब हो गया दांत का, लोगों ने ध्यान नहीं दिया और बहुत पूरा इसका पूरा स्ट्रक्चर ही गायब हो गया, रूट स्टम्प बची है, तो कभी कभी इसको निकालना पड़ सकता है। मगर ये है कि अगर थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर गायब है तो उसको बचाया जा सकता है रूट कैनाल के थ्रू। उसमें और भी स्ट्रक्चर लगाए जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं पोस्ट एंड कोर, उससे भी दांत को बिल्ड किया जाता है, उसके बाद उसकी कैप चढ़ा दी जाती है। दांतों की सड़न दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी तरीके से प्रॉपरली ब्रश किया जाए। हमें ऐसा लगता है, सब लोग ये सोचते हैं हम तो बचपन से ब्रश करते हुए आ रहे हैं तो ब्रश तो आराम से हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर सही तरीके से सही ब्रश से, मतलब कभी कभी देखा होगा घरों में लोगों के दांतों के ब्रश फैल जाते हैं, ब्रशेस फैल जाते हैं और उसी से वो लोग कंटिन्यूसली करते हैं,
जबकि आपको ये देखना है कि आपको फैले हुए ब्रश से ब्रश नहीं करना। पहली चीज़, अच्छी तरीके से ब्रश करना है। आपका मूवमेंट ऐसा होना चाहिए, जैसे जनरली लोग हॉरिजेंटल मूवमेंट करते हैं, दैट मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आपको वर्टिकल मूवमेंट देना है। सिंपली आपको ब्रश को 45 डिग्री पे रखना है, जैसे कि आपको ऊपर वाले दांत करने हैं, मसूड़े और दांतों के पीछे 45 डिग्री पे रखना है। उसके बाद उसको थोड़ा सा वाइब्रेट करके नीचे स्वैपिंग मोशन में आपको करना है। मतलब आपका मोशन वाइब्रेशन प्लस वर्टिकल मोशन होना चाहिए, जिससे कि ब्रश हो गया आपका। खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। खान पान में सबसे ज़्यादा फाइबरस फूड खाएं आप, जिससे कि आपकी ओरल कैविटी ऑलरेडी क्लीन होती है। हाँ, जीभ को साफ़ करना ना भूलें। जीभ को साफ़ करने के लिए जनरली आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी खाना खाएं उसको हम पानी से कुल्ला ज़रूर कर लें, और रात में सोने से पहले ब्रश ज़रूर करें, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिससे कि खाना कोई भी गंदगी जमा हुई है। और ऐसा ना हो कि रात के 8 घंटे जैसे आप सोते हैं उस टाइम पे आपका बैक्टीरिया आपके अंदर खानों के ऊपर अटैक करे और वो बाद में एसिड बनाए, और जो कि सुबह उठते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे सुबह उठते हैं तो मुंह का टेस्ट भी चेंज होता दिखाई देता है। तो रात में सोने से पहले, बेड पर जाने से पहले ब्रश जरूर करें। और बच्चों में ये सब जरूर बताएं, बच्चों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बताना। रात को सोने से पहले ब्रश करें, और अगर हो सके तो रात नाश्ते के बाद ब्रश कर लें, और जब भी खाना खाएं उसके बाद कुल्ला कर लें, और जीभ की सफाई करें, और फाइबरस फ्रूट खाएं जो कि आपकी ओरल कैविटी को भी क्लीन रखता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लोग जो आजकल आप देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट भी होता है कि एडवर्टाइजमेंट टूथब्रश के ऊपर पूरा का पूरा लाइन टूथपेस्ट की लगा लेते हैं, जो कि मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी लगाने की ज़रूरत नहीं। आपको केवल मटर के दाने के बराबर आपको टूथब्रश के ऊपर रखना है। आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, लोग खासकर दांत की सफाई करने के लिए गांव में गुल मंजन यूज़ करते हैं, तम्बाकू वाला मंजन यूज़ करते हैं। मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि लोग उस तरह के मंजन का यूज़ ना करें, किसी तरीके के पाउडर वाला मंजन का यूज़ ना करें, जिससे, क्योंकि होता क्या है कि वो उसके पार्टिकल्स जो हैं बहुत बड़े होते हैं, जो कि आपकी इनेमल जो सरफेस होती है ऊपर वाली उसको घिसते हैं, जिससे कि आपकी इनेमल की सरफेस पतली हो जाती है। आपकी इनेमल की सरफेस जितनी पतली होती जाएगी धीरे धीरे, उतना ही ज़्यादा आपकी सेंसिटिविटी दांतों के अंदर बढ़ती चली जाएगी। चॉकलेट बच्चे बहुत खाते हैं और गिफ्ट में भी आती हैं बच्चों के, और बच्चे खाते रहते हैं बार बार। तो जैसे जैसे जब भी बच्चे खाते हैं, आपकी ओरल कैविटी का जो पीएच है, मेन चीज़ है कि जो कैरीज हो रही है कैसे हो रही है। ओरल कैविटी का जो पीएच है हमारा 5.2 5.5 के नीचे चला जाता है, तो उसमें हमारा जो इनेमल सरफेस का डीमिनरलाइजेशन शुरू हो जाता है। डीमिनरलाइजेशन मीन्स आपके दांतों के इनेमल सरफेस से केमिकल का जो कैल्शियम मैग्नीशियम है उसका लीच आउट होना। तो इसीलिए जब जब वो खाएंगे तब तब ऐसा होगा, और बाद में वो जिसे हम कहते हैं इनिशियल कैरीज, जो जैसे बोलते हैं इंसिपिएंट कैरीज, उसका रूप ले लेता है। और बार बार ये प्रोसेस रेगुलरली होता रहता है, महीनों तक चलता रहता है, सालों तक चलता रहता है, तो वो सरफेस जो है वो हल्की हो जाती है, मतलब वीक हो जाती है। जो जब भी आपका कोई फोर्स पड़ता है तो वो कैविटी का रूप ले लेता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, बच्चा जब भी कोई चॉकलेट खाए तो उसको वो ब्रश ज़रूर करे उसके बाद।